एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसमें कंप्लीट कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। उसमें कई टॉपिक कंप्लीट है फ्रेंड। पिछला वीडियो ना देखे हों तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पड़ा है, या तो यूट्यूब में सर्च मारिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। तो आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कोई भी एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर। तो फ्रेंड, इसको देखते रहिएगा, आपको सिर्फ देखना है। हम एक क्वेश्चन को 2 बार कंप्लीट करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4A में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो भाग 4 में उल्लिखित है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वर्तमान में फ्रेंड 11 मूल कर्तव्य हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्यों में। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी माना जाता है। प्राकृतिक, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक, पर्यावरण, वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का 5 में वर्णित है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथा का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51 का 5 में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। मूल कर्तव्य
किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरी ड्यूटी है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा नंबर है देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और देश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला है छठे नंबर का हमारी सामसिक संस्कृत कंपोजिटिव कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। छठे नंबर का है हमारी सामासिक संस्कृत कंपोजिटिव कल्चर की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवें नंबर का है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। सातवां नंबर है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां नंबर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 9 नंबर का है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर का है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। अगला है 11 नंबर का 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। 11वां नंबर है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 जोड़ा गया है।
किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य 1986। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? विजय एमेनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती 1885-1886 को जनहित याचिका का जनक फादर ऑफ PIL कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भागवती 1985-1986 को जनहित याचिका का जनक फादर ऑफ PIL कहा जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद की अर्हता क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशंस अनुच्छेद 58 में दिया गया है। भारत का नागरिक न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। उनकी उम्र न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पर न हो। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति से मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों के विधानसभाएं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता
छोड़नी होगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी या पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, प्रतित्याग, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति, वैकेंसी या पोस्ट को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाए जा सकते हैं? तो महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग, इम्पीचमेंट द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाए जाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में निहित है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 44वें संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो देख लीजिए फ्रेंड। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में क्षमादान अवधि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। भारत के राष्ट्रपति किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाक संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को।
किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, तो देख लीजिए फ्रेंड, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का एवं सदस्य का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक शेयर न किए हों तो कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं आगे। राष्ट्रपति के पार्षद प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करने वाले पदाधिकारी। तो देख लीजिए फ्रेंड, इसमें पहला है संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर। पहला है संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स। दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर। दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर। तीसरा है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। तीसरा है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आदि। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रकार या प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ये TRE 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइएगा, याद रख लीजिए इसको। भारत के राष्ट्रपतियों में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकटगिरी का। भारत के उद्योगपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो वराहगिरी वेंकटगिरी का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने किया था। धन विधेयक मोनीविल को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक मोनीविल को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 15वां क्रम है। द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 15वां क्रम है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, तो किसको क्षमादान देते हैं राष्ट्रपति, उसको देख लीजिए फ्रेंड। पहला है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, तो राष्ट्रपति क्षमादान कर देते हैं। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा है जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। तीसरा है जब दंडादेश मृत्युदंड हो। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी धरती महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली एवं प्रथम कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट।
भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य सम्मिलित हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने डिसमिस संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, तो एक तरफ अनुच्छेद है फ्रेंड और दूसरे तरफ विषय वस्तु है। अनुच्छेद 63 भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों का अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधी विषय। भारत के उपराष्ट्रपति क्रम संख्या इधर दिया, इधर नाम और इधर पदावधि दिया है फ्रेंड, कब से कब तक। तो पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 1952 से 1962 तक थे। दूसरे नंबर पे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि 1962 से 1967 तक थे। तीसरे नंबर पर श्री बारामीन विकेट गिरी जो कि 1967 से 1969 तक थे। चौथे नंबर पर हैं श्री गोपाल स्वरूप पाठक जो कि 1969 से 1974 तक थे। पाँचवें नंबर पर हैं श्री बी.डी. जत्ती जो कि 1974 से 1979 तक। छठे नंबर पर है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि 1979 से 1984 तक। सातवें नंबर पर हैं श्री आर वेंकट रमण जो कि 1984 से 1987 तक।
8वें नंबर पर हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक। 9वें नंबर पर है श्री KR नारायण जो कि 1992 से 1997 तक थे। 10वें नंबर पर हैं श्री कृष्णकांत जो कि 1997 से 2000 तक थे। 11वें नंबर पर हैं श्री भैरव सिंह शेखावत जो कि 2000 से 2007 तक। 12वें नंबर पर हैं डॉक्टर हामिद अंसारी जो कि 2007 से 2017 तक। 13वें नंबर पर हैं श्री मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू जो कि 2017 से 2022 तक थे। 14वें नंबर पर हैं श्री जगदीप धनखड़ जो कि 2022 से अब तक हैं। तो वर्तमान में पूछा जाए तो ये हैं श्री जगदीप धनखड़। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा द्वारा। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। अगला है फ्रेंड, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। तो तुलना करना है फ्रेंड, तो देख लीजिए इसमें। एक तरफ दिया है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरा तरफ दिया है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। इसमें पहला है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, दूसरा है उपराष्ट्रपति में राज्यसभा सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधान सभाओं को निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा में निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत एवं निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तीसरा है राष्ट्रपति में राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। उपराष्ट्रपति में है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स में डिफरेंट बिटवीन था। आगे देखिए फ्रेंड, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पर इंडिया पर भारित होता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है?
तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्यों हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा, राज्यसभा सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। केंद्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का यह इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 में। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया गया जाता है। लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के अधीन। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के प्रति कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू।
जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रतिनिधित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा एक नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352(3) में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 352(3) में। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर के प्रतिवेदन पर आधारित था। अगला है फ्रेंड, मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर तो देख लीजिए फ्रेंड, डिफरेंट बिटवीन। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दूसरे तरफ दिए हैं मंत्रिमंडल कैबिनेट। पहला दिया है इसमें मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री। इसमें दिया है मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा दिया है इसमें यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। इसमें दूसरा दिया है मंत्रिमंडल में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा दिया है इसमें मंत्रिपरिषद में संवैधानिक रूप से मंत्री परिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। तीसरा इसमें है व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। चौथा दिया है मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसमें है नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है कि तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होती है। मंत्रिपरिषद काउंसिल मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला टॉपिक है फ्रेंड महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसमें देख लीजिए फ्रेंड भारत के 3 विधि अधिकारी कौन कौन है? पहला है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दूसरा है भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल ऑडिटर
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? AC सीतलवाड़। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो M सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसकी विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। पहला है भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। तीसरा है सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो महान्यायवादी का अधीनस्थ। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकटरमणी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो R वेंकटरमणी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक स्टैट्यूटरी है। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक स्टैट्यूटरी है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? V नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठक में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संसद की लोक सेवा समिति पब्लिक सर्विस कमेटी की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल टेन्यूर कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक चीफ गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राज्य के केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्तों किस पर आधारित होते हैं या भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आगे फ्रेंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद। तो देख लीजिए फ्रेंड, एक तरफ अनुच्छेद दिया है, दूसरे तरफ संबंध विषय। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्तियां एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूप के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। अनुच्छेद 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड संसद पार्लियामेंट। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब इसलिए ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा। बिना स्पेस को टेलीग्राम पर जा कर के टीचिंग दर्पण सर्च कीजिएगा फ्रेंड, तो आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।